गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू का। एक बार फिर से सुबह सुबह मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आ गया हूं। बहुत स्मैकडाउन देखने की इच्छा थी आज मेरी, क्योंकि थंडर डोम से शुरुआत होने वाली थी, विंस मैकमैन इस शो पे आने वाले थे और बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और डेफिनेटली जो फील्ड और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में आज हमें देखने को मिला है, इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के शो में। फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर देगा, जितने ज्यादा लाइक उतना ही होता है हमारा फायदा। अब पूरे रिजल्ट में जाने से पहले मैं आपको एक फटाफट ओपिनियन देना चाहता हूँ कि मुझे क्या लगा आज थंडर डोम के बारे में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जबकि विजुअल एस्पेक्ट इसका बहुत अच्छा था, यानी कि दिखने में जो अरीना है वो बहुत बेटर लग रही थी, हमें पायरो देखने को मिला, हमें लेजर्स देखने को मिली, जिसने डेफिनेटली शो में ऐड करा था। लेकिन मैं तब भी ये बात बोलूंगा गाइस कि जो वर्चुअल फैंस वाली चीज आज हमें देखने को मिली है, उसके ऊपर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे लगता है कि जो अरीना में क्राउड में लोग सुपरस्टार्स ही फैंस बन के आ रहे थे, वो मच बेटर था एज कम्पेयर टू जो आज हमें देखने को मिला। क्योंकि शो पूरा साइलेंट था, मतलब क्राउड की कोई आवाज हमें नहीं देखने को मिली और कमेंट्री के ऊपर जो भी चीज रिंग के अंदर चल रही थी वो बिल्कुल साइलेंट लग रही थी। बस बैकग्राउंड में ऐसा लग रहा था एलईडी बोर्ड में फैंस बैठे हुए हैं जिनका कुछ खास रोल नहीं है। तो ये थंडर डोम वाली चीज जबकि विजुअल एस्पेक्ट बहुत अच्छा लेके आई है और शो दिखने में काफी बेटर लग रहा है, आई डोंट थिंक कि ऑडियो वाइज उतना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग अपने ओपिनियन इसके बारे में कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ये जस्ट मेरा एक थॉट है। तो अब बात करते हैं शो के रिजल्ट्स की। तो विंस मैकमैन करते हैं इसको स्टार्ट और आके सबको वेलकम करते हैं टू WWE थंडर डोम, और वो कहते हैं ये एक ऐसी चीज है जो पहले किसी ने नहीं देखी होगी। और जैसे ही वो बोलते हैं फील्ड का यहाँ पे काइंड ऑफ म्यूजिक बजता है और फील्ड आ जाते हैं अपनी एंट्रेंस करते, तो ये लग रहा था काफी इंटरेस्टिंग कि विंस कन्फ्रंट कर रहे हैं डायरेक्टली फील्ड को। लेकिन जैसे ही फील्ड रिंग के अंदर आते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन भी वहां पे पहुंच जाते हैं और विंस मैकमैन वहां से चले जाते हैं, वो गायब हो लेते हैं। और यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन और फील्ड आपस फेस टू फेस खड़े होते हैं और एकदम से रेट्रीब्यूशन आ जाती है। तो जैसी रेट्रीब्यूशन आती है, ये अटैक बोल देते हैं सबके ऊपर। फील्ड तो बाय बाय बोल के निकल लेता है वहां से, लेकिन स्मैकडाउन का पूरा रोस्टर आता है यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन की हेल्प करने और एक बड़ी ब्रॉल रेट्रीब्यूशन अगेंस्ट स्मैकडाउन की हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो धीरे धीरे ब्रॉल आगे बढ़ती है गाइस और ब्रॉन स्ट्रोमन एंड में बिल्कुल पागल हो जाते हैं, अपने ही सुपरस्टार्स को मारने लग जाते हैं स्मैकडाउन के। हम कमर्शियल पे जाते हैं और वापस आते हैं तो देखने को मिलता है कि शेमस और बिगी रिंग के अंदर भैंसबाजी कर रहे हैं और इसके बाद इन दोनों का मैच होता है और रिंग साइड पे काफी सारे सुपरस्टार्स इकट्ठे हो चुके होते हैं ताकि ये मैच सही से हो सके और रेट्रीब्यूशन फिर से ना आए। तो जबकि शेमस और बिगी के मैच में हमें एक दो हिंट जरूर देखने को मिले थे कि रेट्रीब्यूशन फिर से आ सकती है, लाइट्स फ्लिकर हो रही थी, लेकिन ये मैच हमें देखने को मिला जो कि एक ठीक ठाक मैच था। और इस मैच के अंदर गाइस रिंग साइड पे बैरन कॉर्बिन और मैट रिडल आपस में लड़ने लग जाते हैं, यानी कि कॉर्बिन अटैक कर देते हैं रिडल को और पता नहीं है एकदम से ऐसे क्या हुआ कि शेमस इससे डिस्ट्रैक्ट हो गए, बिगी ने पीछे से उनको रोल अप कर दिया और बिगी इस मैच को जीत गए। तो काइंड ऑफ उनको एक क्विक विक्ट्री यहाँ पे मिल गई शेमस के ऊपर। शेमस बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, लेकिन गलती यहाँ पे उनकी इतनी नहीं है जितनी की कॉर्बिन और रिडल की डिस्ट्रैक्शन की वजह से थी और ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिली। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज की जेफ हार्डी ट्रेनर्स रूम के अंदर बैठे हुए हैं और वो इंजर्ड हो गए हैं और उनको पता नहीं है कि आखिर हुआ क्या, लेकिन वो कहते हैं कि जब रेट्रीब्यूशन के साथ ब्रॉल चल रही थी तो उस समय उनको पीछे से किसने अटैक करा और वो कौन था उनको नहीं पता। लेकिन शो में बाद में माइकल कोल हमें फुटेज दिखाते हैं कि किस तरीके से वो एजे स्टाइल्स ही थे और एजे स्टाइल्स अपनी इंटरव्यू के अंदर ये कहते हैं यहाँ पे कि भाई मैं तो रेट्रीब्यूशन से लड़ते लड़ते कुछ ही को भी मार रहा था, कुछ भी मैं कर रहा था, तो मुझे पता नहीं लगा कि वो जेफ हार्डी है। तो जेफ हार्डी यहाँ पे इंजर्ड हो चुके हैं, उनको नी इंजरी हो गई है और अब डॉक्टर्स उन पर फिलहाल देख रहे हैं कि वो मैच के लिए अपने रेडी हो सकते हैं या फिर नहीं, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। इसके बाद हमें टैग टीम टाइटल्स का मैच देखने को मिलता है, सिजारो और नाकामुरा अगेंस्ट द लूचा हाउस पार्टी। और मैच से पहले यहाँ पे बैक स्टेज नाकामुरा और सिजारो काइंड ऑफ धक्का मुक्की करते हैं और गिरा देते हैं यहाँ पे लूचा हाउस पार्टी को। और ऐसा लगता है कि कलिस्टो बिल्कुल खुश नहीं है अपने पार्टनर्स की परफॉर्मेंस यहाँ पे देख के, किस तरीके से भाई ये चैंपियंस जाके तुम्हें धक्का मार के नीचे गिरा गए हैं और तुम यहाँ पे गिरे पड़े और कुछ कर नहीं रहे हो। और फाइनली इस मैच के अंदर सिजारो जो है वो लिंसे डोराडो को रोल अप करते हैं और इस मैच को अपनी टीम के लिए जीत जाते हैं। तो जबकि कोई टाइटल चेंज यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला, मैच के बाद एक बार फिर से कलिस्टो जो है अपना थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हैं लिंसे डोराडो को कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम कैसे इस मैच को हार सकते हो। और ग्रैंड मेटल लीग इन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लिंसे डोराडो और कलिस्टो आपस में बहस रहे हैं। डोराडो कलिस्टो को धक्का देके गिरा देते हैं।
तो काइंड ऑफ ए लूचा उस पार्टी के बीच में हमें थोड़ी सी टेंशन देखने को मिल रही है। लेकिन जहां तक टैग टीम टाइटल्स का सवाल है, सिजारो और नाकामुरा ने उनको कर लिया रिटेन। इसके बाद गाइस मैंडी रोज होती है बैक स्टेज और वो बात करते हैं कि किस तरीके से उनके और सोनिया डेविल का जो पास्ट है अब वो एकदम से वैसा नहीं रहा जैसा कि कुछ साल पहले था, यानी कि वो इतने अच्छे दोस्त थे। लेकिन मैंडी कहते हैं यहाँ पे मैं मौका देना चाहती हूँ सोनिया को एक बार सब कुछ बदलने का, और मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे में अच्छाइयाँ देखें ना कि बुराइयां देखें, और क्यों ना हम एक बार पैचअप करें। और यहाँ पे वो एक काइंड ऑफ बेबी फेस जैसा प्रोमो कट करती हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनकी जिंदगी एकदम से कैसे टर्न हो चुकी है, और वो मौका देना चाहते हैं सोनिया को इन चीजों को सही करने का। इसके बाद गाइस आ जाते हैं रिंग में साशा बैंक्स और बेली कोरी ग्रेव्स इनको इंटरव्यू कर रहे होते हैं, और नयोमी आ जाती है रिंग के अंदर और वो कहती है भाई मुझे साशा और बेली दोनों से लड़ना है। तो साशा कहती है बिल्कुल ठीक बात है, अगर तुम दोनों से लड़ना चाहते हो तो हम एग्री करते हैं, तुम फटाफट आओ 2-on-1 हैंडीकैप मैच लड़ते हैं। लेकिन कोरी ग्रेव्स आउट ऑफ ऑल पीपल यहाँ पे उनको आइडिया देते हैं कि तुम ये चीज कर सकते हो कि बीट द क्लॉक चैलेंज कर लो। और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि कोरी ग्रेव्स आखिर कौन है कि जो क्रिएटिवली इन सुपरस्टार्स को बता रहे हैं काम करो भाई तुम बीट द क्लॉक चैलेंज कर लो, और ये कह रहे हैं चलो ठीक है अगर कोरी ग्रेव्स ने कहा है तो बात तो माननी पड़ेगी। तो बीट द क्लॉक चैलेंज जहाँ पे हमें देखने को मिलता है पहले साशा और नयोमी का मैच होता है, जहाँ पे साशा हरा देती है नयोमी को इन 3 मिनट 39 सेकेंड्स, और इसके बाद बेली और नयोमी का मैच होता है जहाँ पे बेली हार जाती है सिर्फ 1 मिनट 44 सेकंड्स के अंदर। तो ये चीज जो है एक बहुत बड़ा लॉस रहा बेली के लिए जस्ट बिफोर द समर स्लैम पेपर व्यू। और यहाँ पे मैच के बाद ऐसा लगता है कि साशा जबकि बहुत ज्यादा खुश हैं, आस्का आती हैं और अटैक कर देती है यहाँ पे साशा बैंक्स को और फिर बेली को भी। और जब बेली वापस जा रही होती है तो पहले साशा को रैंप पे पड़ा हुआ देख के बस चली जाती हैं, लेकिन फिर वापस आती हैं और साशा पे चेक करती हैं और आस्का रिंग के अंदर सेलिब्रेट कर रही होती हैं। तो आई डोंट नो बेली और साशा के बीच में यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन डेफिनेटली ब्रेकअप आने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूँ नयोमी वाले पूरे एंगल की तो मुझे तो बहुत अजीब लगा भाई कि जिस तरीके से बीट द क्लॉक वाला चैलेंज हुआ, पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन था, और एकदम से कोरी ग्रेव्स आके अनाउंस कर रहे हैं, ये थोड़ा मुझे वियर्ड सा लगा। इसके बाद बैक से हम वापस चले जाते हैं ट्रेनर्स रूम में, जहाँ पे डॉक्टर जेफ हार्डी को कहते हैं कि तुम लड़ तो सकते हो आज का मैच, अनलेस एंड अनटिल तुम अपने पेन को कंट्रोल कर लो नी में, मैं तुम्हें क्लियर करता हूं। तो ये मैच ऑफिशियली ऑन था फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल बिटवीन एजे स्टाइल्स एंड जेफ हार्डी। इसके बाद बैक से जो होती है सोनिया डेविल और उनको पूछा जाता है कि क्या वो रिप्लाई करना चाहती है मैंडी रोज के बातों का, और वो कहती है अगर मुझे कुछ बोलना है तो मैं बाहर जाके पूरी दुनिया के सामने बोलूंगी, यहाँ पे नहीं। और डेना ब्रूक यहाँ पे चलती हुई आती है और वो कहती है कि सोनिया मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है जो तुम्हारा चल रहा है इतने समय से, जो तुम्हारे साथ अभी रिसेंटली हुआ, इस घर में तुम्हारे किडनैपिंग की ट्राई करी गई, वो सारी चीजें हुई, और सोनिया उनको यहाँ पे छांटा मार देती है। और मैं ऐसे हंसा कि भाई इस बंदी के लिए कोई आया है कि कोई केयर कर रहा है तुम्हारे लिए, और सोनिया ने उनको चाटा मारा। और वो कहती है बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था कि तुम डेना मेरे पास ऐसे आई, और वो वहां से चली जाती है और वो सीधा आती है बाहर और वो प्रोमो कट करती है और मैंडी को कहते हैं कि बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना, इतनी पूरी चीज के बाद तुम आके मुझे कहते हो कि हम सारी चीजें सेटल करते हैं, हम यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि अब समर स्लैम में जो हमारा मैच होने वाला है उसकी स्टेक्स हम और भी ज्यादा हाई कर दें, और अभी एक हेयर वर्सेस हेयर मैच नहीं होने वाला, बल्कि जो इस मैच को हारेगा वो WWE छोड़कर चला जाएगा, यानी कि इट इज अ करियर वर्सेस करियर मैच। और यहाँ से सोनिया डेविल चली जाती है। तो वो कहती हैं मुझे नहीं लगता कि बाल होने या ना होने से हमारे करियर पे कोई भी फर्क पड़ने वाला है, लेकिन अब जो मैं स्टिपुलेशन लगा रही हूँ शायद इससे तुम्हें समझ आएगा कि क्या मेरी वैल्यू है WWE के अंदर, और तुम्हारा करियर मैं खत्म करने वाली हूँ। तो इस चीज को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना दिया गया है। मुझे बहुत मजा आ रहा है सोनिया डेविल को देख के भाई, जिस तरीके से इनका एग्रेशन दिख रहा है टीवी के ऊपर, आई एब्सोल्युटली लव इट। और ये सेगमेंट इनकी तरफ से काफी अच्छी थी। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि हेयर वर्सेस हेयर आप देखना चाहेंगे, करियर वर्सेस करियर देखना चाहेंगे, दोनों देखना चाहेंगे। आई डोंट नो क्या करने वाली है WWE, लेकिन ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद निक्की क्रॉस का एक प्रोमो होता है जहां पे वो बात करती है, प्री टेप प्रोमो था, कि किस तरीके से अलेक्सा ब्लिस से लास्ट वीक जब उन्होंने बात करी थी वो बिल्कुल अलग लग रही थी। वैसी अलेक्सा नहीं थी जो कि हमेशा फनी रहती हैं, जो कि हमेशा एक अच्छे मूड के अंदर रहती हैं। और निक्की को यहाँ पे काफी डर है कि अलेक्सा ब्लिस जिस चीज में फंस चुकी हैं अब एक बहुत बुरी चीज होने वाली है उनके साथ, लेकिन वो क्या है वो नहीं बता पा रही हैं, और अलेक्सा ब्लिस को वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। तो ये चीज भी एक हिंट देती है कि शायद ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रे वायट का जो मैच होने वाला है हमारा समर स्लैम के अंदर, वहां पे अलेक्सा ब्लिस का कोई ना कोई रोल हो सकता है। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच बिटवीन जेफ हार्डी एंड एजे स्टाइल्स। और इस मैच की स्टोरी बिल्कुल सिंपल थी कि एजे स्टाइल्स को जेफ हार्डी की नी को अटैक करते चले जाना है, और जेफ हार्डी के पास कोई चांस ही नहीं है इस मैच को जीतने का। और पूरे समय कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे कि किस तरीके से हार्डी की हिस्ट्री रह चुकी है और नी सर्जरीज और बाकी सारी चीजें। तो यहाँ पे एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि एजे स्टाइल्स पे उन्हीं की गेम भारी पड़ जाती है, क्योंकि रेफरी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और जेफ हार्डी इस चीज का फायदा उठा के
अपने नी ब्रेस से अटैक करते हैं यहाँ पे एजे स्टाइल्स को और काइंड ऑफ इस चीज का फायदा उठा के फिर ट्विस्ट ऑफ फेट लगाते हैं या ट्विस्ट ऑफ फ्यूरी लगाते हैं और उसके बाद स्वॉन्टन बॉम्ब लगाते हैं और इस मैच को वो जीत चुके हैं और बन चुके हैं द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो ये चीज बिल्कुल मेरे लिए एक शॉक थी क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि सच में जेफ हार्डी यहाँ पे टाइटल जीत जाएंगे। और जिस तरीके से इस मैच की एंडिंग हुई हमें देखने को मिलता है कि एजे स्टाइल्स बैक से बहुत फ्यूरियस हैं और ये बिल्कुल एक रीमैच काइंड ऑफ सेट करने के लिए एंडिंग करी गई थी क्योंकि फेयर तरीके से तो जेफ हार्डी यहाँ पे जीते नहीं, लेकिन अब वो बन चुके हैं नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। आपको कैसा लगा? क्या आप अच्छा लग रहा है आपको जेफ हार्डी को चैंपियन देख के? अपने ओपिनियन आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके बाद फायरफ्लाई फनहाउस आता है ब्रे वायत की तरफ से, जहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं किस तरीके से बहुत ज्यादा प्यार मिलना भी एक अच्छी बात नहीं है और वो धीरे धीरे दर्द ही पहुंचाता है। और वो यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमन और एलेक्सा ब्लिस की। और हस्कस द पिग और रैम्ब्रेल रैबिट जो है यहाँ पे हमें एक प्ले दिखाते हैं कि किस तरीके से एलेक्सा और ब्रॉन के बीच में वो लव स्टोरी चल रही है, लेकिन जिस तरीके से ब्रे वायत इस प्ले को देखना चाहते हैं वैसे एंड होता नहीं है। तो वो रैबिट और पिग को यहाँ से भगा देते हैं और वो कहते हैं यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन को कि अब तुम्हारी लव स्टोरी बहुत हो चुकी है, लेकिन अब फील्ड की तरह तुम्हें बनना पड़ेगा क्योंकि फील्ड तुम्हें फियर करने वाला है और फील्ड तुम्हें फेस भी करने वाला है एट समरस्लैम। और यहाँ पे उसी समय गाइस आ जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन पता नहीं कैसे और इस पूरे फायरफ्लाई फनहाउस के सेट के अंदर ब्रे वायत को कर देते हैं अटैक और उनको खींच के ले जाते हैं बाहर। हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, हमें देखने को मिलता है इन दोनों की ब्रॉल कंटिन्यू है बैक स्टेज और एक एरिया होता है जहाँ पे थोड़ी सी हाइट है, नीचे उसके सीधा मतलब जमीन है, कुछ है नहीं और ब्रॉन स्ट्रोमन काइंड ऑफ ब्रे वायत को चॉक स्लैम कर देते हैं सीमेंटेड एरिया के ऊपर और उनकी इविल स्माइल हमें देखने को मिलती है जो कि मॉन्स्टर का लेटेस्ट गिमिक फीचर करता है। और यहाँ पे एम्बुलेंस आती है, ब्रे वायत को लेकर चली जाती है और गाइस एम्बुलेंस पहले आगे जाती है और उसके बाद हमें देखने को मिलता है एकदम से एम्बुलेंस की ब्रेक लग गई, लोग चीख रहे हैं भाई एम्बुलेंस की तरफ कि क्यों नहीं जा रहे, लेके जाओ ब्रे वायत को हॉस्पिटल, इनकी हालत सीरियस है। और फिर धीरे धीरे एम्बुलेंस रिवर्स गियर लगा के पीछे आती है, जो शीशे से लाइट दिखती है वो रेड हो जाती है, लोग डर जाते हैं और गेट खुलता है एम्बुलेंस का एंड द फील्ड राइजेस, द फील्ड इज स्टैंडिंग। वो जीप बाहर निकालता है और उसके बाद हंसने लग जाता है, लेट मी इनका हमारे को वो साउंड सुनाई देता है और शो चला जाता है ऑफ द एयर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट थी। आई डोंट नो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली मुझे लगता है इतना है कि ब्रॉन स्ट्रोमन का नया मॉन्स्टर वाला गिमिक जबकि बहुत स्ट्रांग है, ब्रे वायत के लिए शायद अभी वो भी उतना काफी नहीं है और जबकि ब्रॉन स्ट्रोमन ने इतने बुरे तरीके से ब्रे वायत को अटैक करा, फील्ड ने उस चीज को भी ओवरकम कर लिया। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगी आज के शो में गाइस और जिस तरीके से एंड हुआ मुझे काफी पसंद आया। ये थे सारे रिजल्ट्स आज के स्मैकडाउन के शो के। मैंने आपको अपने ओपिनियन बताई दिए थंडरडोम के बारे में, वो आप मुझे नीचे भी बता सकते हैं कमेंट्स में, इंक्लूडिंग एवरीथिंग एल्स वी सॉ ऑन द शो। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।